क्या कुछ एजेंडे तय नहीं किए सूबे की शिवराज सरकार ने बीते 11 सालों में हर किसी के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश तो की ही है और उन तमाम कोशिशों का सरकार को सियासी फायदा भी हासिल हुआ है। लेकिन बात अगर साल 2018 के बारे में करें तो इसके लिए शिवराज सरकार ने अपना एक अलग ही एजेंडा सेट किया है, जिसका ऐलान वो 4 तारीख को राजधानी के जम्बूरी मैदान में करेंगे, जिसमें शिवराज सरकार की सियासत का कवायदों का केंद्र होंगे प्रदेश के गरीब। और 4 तारीख जम्बूरी मैदान में मनाए जाने वाले गरीब कल्याण दिवस में खुद सीएम शिवराज प्रदेश की जनता के सामने अपने उस विजन को रखेंगे, जिसके जरिए वो प्रदेश को कर सकें गरीबी मुक्त और एक दफा फिर हासिल कर सकें जनता का विश्वास। आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ रहेगा सरकार का गरीब कल्याण एजेंडा। मध्य प्रदेश में हर गरीब के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेगी सरकार। गरीब लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान बतौर अधिकार मुहैया कराए जाएंगे। गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी विशेष फोकस करेगी सरकार। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में गरीब वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। गरीब कल्याण एजेंडा लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। केंद्र की मोदी सरकार भी देश में ये एजेंडा लागू करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। कुछ खास कवायद करोगे तो खास नतीजे भी सामने आएंगे, और जब खास नतीजे सामने आएंगे तो जाहिर है कि उनका विशेष फायदा भी मिलेगा। फिर बात चाहे शासन स्तर पर करें या फिर सियासी स्तर पर। हालांकि ये बात भी अलग है कि इसे लेकर प्रदेश में सियासी रस्साकशी भी दिखनी शुरू हो गई है। एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कई लोगों को सरकार की योजनाओं का पता ही नहीं रहता है। उन्हीं में से कुछ लोगों को 4 तारीख को भोपाल बुलाएंगे। भोपाल की जो सरकार की योजना है, उन योजनाओं का लाभ उनको कहाँ तक मिला है, उसके साथ में प्रदर्शनी भी लगाएंगे। और भी योजना जो चल रही है, उन योजनाओं का लाभ भी उन हितग्राही तक पहुँचे। इसी का मूल उद्देश्य यही है। तो अभी तक सरकार की जो योजनाएं थी, सरकार के जो हितग्राहियों को लाभ मिलना था, तो क्या उनको इस संबंध में जानकारी नहीं थी या उन्हें लाभ नहीं मिला? कुल मिला के आप देखेंगे तो सरकार अपनी ब्रांडिंग में लगी है, और हितग्राहियों की जगह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं उनको कैसे लाभ सरकार पहुंचा पाए, सरकार का ये एजेंडा है। और ये प्रदर्शन करने का काम सरकार कर रही है कि सरकार के 11 वर्ष होने पर तमाम लोग प्रदेश के आए और एक हितग्राहियों को के नाम से जी सरकार अपने खजाने को लुटा रही है। निश्चित तौर पर बीती कवायदों की तरह ये कोशिश भी कम खास नहीं है शिवराज सरकार की, लेकिन सरकार की ये तमाम जतन कई मामलों में सवालों के घेरे में भी दिखाई दे रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि बीते 13 सालों में मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या 11 लाख बढ़ी है। आखिर क्यों गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई हैं? आखिर क्यों प्रदेश का गरीब शिवराज शासन के पहले भी गरीब था और आज भी गरीब बना हुआ है? सवाल कई हैं, लेकिन उन सवालों के अंधेरे में गरीब कल्याण के तौर पर एक उम्मीद की रोशनी भी नजर आ रही है, और ये उम्मीद किस हद तक हकीकत में बदल पाएगी, इसका हर किसी को इंतजार है। IND 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। हम चर्चा शुरू करें इसके पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या गरीब कल्याण एजेंडा लागू करके मध्य प्रदेश से गरीबी मिटाई जा सकेगी? यदि हाँ, तो सरकार ने ये कदम उठाने में देर क्यों कर दी? क्या गरीब कल्याण के रोड मैप को जमीन पर उतार सकेगी सरकार? क्या सरकार को अपनी इस कवायद का सियासी फायदा हासिल होगा? हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि गरीबी आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इंदिरा गांधी के ज़माने से शुरू हुई थी, गरीबी हटाओ, और आज तक वो बजाय हटने के बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल सौमित्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के शाह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सौमित्र जी, आपसे, सरकार आपकी है, आपने आंकड़े देखे, 13 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से एक ही मुख्यमंत्री है। क्या लगता है कि ये जो गरीबी वाला मसला है, ये ऐसे जिन्न की तरह हो गया है, कितना भी कुछ करो ये काबू में नहीं आ रहा है?
देखिए, पहले थोड़ा सा एक छोटा सा संशोधन करना चाहूँगा जी। सरकार अनिल सौमित्र की या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक संगठन के तौर पर चुनाव लड़ने का काम किया, अपने उम्मीदवार जिताए, उसके बाद सरकार बनाने का काम विधायकों को दे दिया। तो ये कुल जमा पूरे प्रदेश में मैं टोकाटाकी नहीं करना चाहता था इस मुद्दे पर, चूंकि आपने बड़ी बात कर दी है। जी। बड़ी बात यह है कि सरकार ना अनिल सौमित्र की, इस पर मैं सहमत हूं, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं है, इससे कोई भी सहमत नहीं होगा। आपका तर्क हो सकता है और समझदार आदमी इसको कुतर्क भी कह सकता है, लेकिन मैं इसको तर्क ही मानूंगा। लेकिन ये वो पार्टी है बीजेपी जिसमें मुख्यमंत्री भी पार्टी के अधीन काम करता है। आपकी बात, ये सरकार पूरे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की सरकार है, पूरे प्रदेश की सरकार है। और मैं तो इस नाते ये कहूँगा कि कांग्रेस की भी सरकार है। कांग्रेस भले विपक्ष में है, लेकिन सरकार में उनकी हिस्सेदारी तो है ही विपक्ष के नाते। वो मुद्दों को उठाते हैं, टोका टोकी करते हैं, सरकार को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। इस नाते सरकार में उनकी भी भूमिका है। मेरा बस इतना कहना है कि ये पूरे प्रदेश की सरकार होती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज़्यादा हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चली है और उनकी नीतियों को जो हमने घोषणाएं की है उसके आधार पर सरकार चलती है। मेरा निवेदन इतना है कि इस सरकार का भी जो कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम हितग्राही योजना को बढ़ावा देने के लिए और हितग्राहियों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, और कुछ अगर ऐसे हितग्राही हैं या होने वाले हैं जो योजनाओं की जानकारी कम है या नहीं है, तो ऐसे हितग्राहियों को, ऐसे लोगों को योजनाओं की जानकारी देना, उनको प्रशिक्षित करना। क्योंकि अगर योजना आपके दरवाजे पर भी है, उसके बारे में अगर आपको ठीक से तकनीकी जानकारी नहीं है, तो योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को, उस परिवार को, उस हितग्राही को मिलता नहीं है। तो इसके लिए ये सरकार की एक कवायद है और ये कोशिश है। दूसरा मेरा एक इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने एक बहुत ही सोच विचार के एक योजना बनाने की कोशिश की है। उसमें अंत्योदय के एक जो धारणा है कि सब समाज के निचले तबके के लोग जो कहीं किसी कारण से विकास की मुख्यधारा में नहीं आ पाए, बहुत नीतियों के कारण, योजनाओं के कारण और कमियां रही उसके कारण नहीं आ पाए, ऐसे लोगों को गरीब कल्याण योजना या गरीब कल्याण की एक नीति बनाकर उनको लाभ दिया जाए और उनको मुख्यधारा में लाया जाए, ताकि कांग्रेस के 60 साल के शासन में जो गरीबी खत्म नहीं हो पाई उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल। मैं एक सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूं इस मुद्दे पर। 13 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से एक ही मुख्यमंत्री हैं। ये बार बार इसलिए क्योंकि अभी आपने कल जश्न मनाया 11 साल बेमिसाल। इस 11 साल और 13 साल की सरकार में जो गरीबी के लोग हैं वो इतने जागृत हो गए हैं कि ये आंकड़ा 55 लाख से बढ़कर अब 65 लाख पर आ गया है। ये जागृति का सबूत है कि आपके यहाँ गरीब बढ़ रहे हैं और वो जागृत होकर उस धारा में आ रहा है जिसको कम करने की कोशिश इंदिरा जी से लेकर या उसके पहले से लेकर अभी तक जारी है। मैं लौटूंगा इस मुद्दे पर। उसके पहले अजय शाह जी, असल में आपको लगता है कि जो कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने जो काम शुरू किया था, आप तो खैर उसे कर नहीं पाए इसलिए विपक्ष में आ गए, लेकिन उस काम को भारतीय जनता पार्टी भी कर नहीं पा रही है, क्योंकि अगर कर पा रही होती तो ये गरीबों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती क्यों? आपकी क्या राय इसमें? जी मामा जी कुछ भी कहें, दिन में इनको तारे नजर अब आने लगे हैं। भांजे भांजियों को छोड़ो, अब तो इनके मंत्री भी गुर्राने लगे हैं। देखिए, मैं बोलूंगा तो बोलोगे तो बोलता है, मैं इनके मंत्रियों के बोल आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि वो लोग क्या बोलते हैं। देखिए, कैलाश जी ने क्या कहा था, भ्रष्ट हो गई है ब्यूरोक्रेसी, सुनती नहीं है। बाबूलाल जी गौर ने कहा, क्या कहा था इनके सीएम के लिए कि दोष घोड़े का नहीं है, घुड़सवार का है। ओम प्रकाश धुर्वे अभी अभी शेडोल में सार्वजनिक रूप से सबको गाली देते आए हैं मंच से। आरडी प्रजापति खनिज माफिया को के लिए वो इतना आंदोलन करते हैं, ये सरकार बहरी है, कुछ सुनती नहीं है, उनको अनशन पे बैठना पड़ा। सरताज जी कहते हैं ये ऐसी सरकार है जो कर्ज लेकर घी पी रही है। तो मैं यह बोल रहा हूं कि हम बोलेंगे, हम तो विपक्ष में, आपने सही कहा, लेकिन ये इनके ही सिपह सलार, इनके ही मंत्रियों के बोल हैं और आपने ही, आपके चैनल ने और दूसरे सब चैनल में ये प्रकाशित किए हैं। 13 साल इनकी सरकार को हो गए, आपने दुरुस्त फरमाया। 13 साल में 12 न्यायिक जांच घोषणाएं कर चुके हैं मामा जी, लेकिन एक भी न्यायिक जांच विधानसभा के पटल पे ये नहीं रख पाए हैं। क्यों? डर है क्या? दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है? ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। एक बात मैं कहना चाहता हूं,
देखिए, नेहरू जी ने कहा, एक किताब लिखी थी, भारत एक खोज। मोदी जी कहते हैं भ्रमण एक मौज, और हमारे मामा जी शिवराज जी बोलते हैं बेवकूफ बनाओ रोज। ये सिर्फ झूठ बोल के अपना उल्लू सीधा करने वाले पार्टी प्रतिपक्ष के को हर मुखिया जगह हैं। अनुमति मिलती है, आपको भी अनुमति। सिर्फ मेरा आग्रह है कि विषय पर आएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी आपकी बातें बहुत दिलचस्प है, लोगों को आनंद आ रहा होगा सुनने वालों को। जी नहीं, देखिए, मैं विषय पे ही बोल रहा हूं कि क्या जरूरत पड़ी। अगर आप यूनिसेफ से आंकड़े, सरकारी आंकड़े एक होते हैं, विपक्ष के आंकड़े दूसरे होते हैं, सबके अपने अपने आंकड़े अपने हिसाब से एक प्रिज्म लगा के देखते हैं, लेकिन यूनिसेफ जैसे जो संस्था होती है उसके आंकड़े तो प्रायोजित नहीं होते, किसी वैसे द्वारा खरीदे नहीं गए होते। ये बहस का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि शाहजी विधानसभा में खुद गोपाल भार्गव जी ने बतौर मंत्री इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे यहाँ गरीबों की संख्या बढ़ गई है। 11 साल में जी, हम 11 लाख गरीबों को बढ़ा पाए हैं, ये उन्होंने स्वीकार किया है। हालांकि ये अपने आप बढ़ने की कोशिश नहीं की उन्होंने। मैं लौटूंगा आपके पास। जी, कुछ आप बताइए, आप कह रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी और दिक्कतदायक जो कांग्रेस को भी है, हम मंत्री, आपने सौमित्र जी ने सही कहा, जो सरकार जो है सभी की है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जीतने के बाद जो भी सरकार पार्टी सरकार में आती है वो सबकी सरकार होती है, सीएम भी हमारे हैं। लेकिन आपने जो कहा कि बीजेपी की सरकार, इसमें सच सत्य है, 13 साल से है। देखिए, सबसे ज्यादा हमारे सरकार क्या बोलती है कि अब बीमारू राज था, हमने बीमारू राज का टैग खत्म कर दिया है। लेकिन यूनिसेफ के चर्चे आज भी बोलती है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज है। मैं लौटता हूं। झूठा कौन है? सुरेश जी, झूठा कौन है? यूनिसेफ। वैसे सरकार ने तो स्वीकार ही किया, तो वो झूठ तो है नहीं अब। लेकिन ये जरूर चिंता का विषय है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गरीब एजेंडा बनाना है। अमित शाह एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और विनय सहस्त्रबुद्धे जी भी हैं और देवेंद्र फडणवीस भी हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्री। तो सीधी सी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री को ये काम मिला है कि वो गरीबों के मामले में क्या करें। बेशक काम मिला तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जिस राज्य में खुद 11 लाख गरीब बढ़ गए हों, वो गरीबी के एजेंडे में कम करने की बात कैसे कर सकते हैं? आपकी इस पर आए। राघवेंद्र जी, जो गरीब बढ़े हैं ये तो अब बढ़ेंगे, ये कम नहीं हो सकते। क्या बात है? क्यों कम नहीं हो सकते, उसका मैं कारण बताता हूँ। उसका कारण ये है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को जो मदद करती है वो जो है वो गरीबों को के नाम पे करती है। और ऐसे में यदि हम कोशिश करें कि हमारे राज्य से गरीबों की संख्या कम हो जाए तो जो केंद्र से मिलने वाली सहायता है वो स्वमेव घट जाएगी, कम हो जाएगी। वो तो हम पहला तो ये चाहेंगे कि हमारे राज्य को जो मिल रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी आवास योजना के मामले में मिल रही हो, चाहे जो है वो नगरीय निकायों को मिल रही हो। इसका मतलब कि जो गरीब हैं वो फर्जी हैं, मैनिपुलेटेड हैं। हाँ, वो फर्जी है, मैनिपुलेटेड हैं। हाँ। और जिले के कलेक्टर जो हैं, जिले के लोग जो हैं, सरकार के लोग जो हैं, वो कोई भी सरकार हो, जहां कांग्रेस राज के राज्य हैं वहां भी ये स्थिति है, जहां भाजपा शासित राज्य, क्योंकि राज्य का नुकसान जो है, देखिए जो संघीय व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक सबसे बड़ा मजाक ये होता है कि राज्यों से लिए जाने वाला पैसा वापस राज्यों को दिया जाता है, और वो दिया इस बहाने से जाता है कि आप इनकी पूर्ति कर दीजिए तब हम आपको दे देंगे। तो ये पहला तो मैं ये कहूंगा कि जो गरीबी के आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं वास्तव, क्योंकि बहुत से लोग तो आप और हम रोज खबरें छापते रहे हैं कि बहुत से लोग तो ऐसे गरीब हैं कि जिनके बड़े। सुरेश जी, हर चीज क्वेश्चन पर आएगी, संदेह पर आएगी, निश्चित रूप से फिर कुछ बचेगा नहीं। अगर हम इस लाइन पर चले गए, देखिए, तो फिर कुछ बचने वाला नहीं, क्योंकि हर असल आंकड़े को हम कह देंगे कि मैनिपुलेटेड है। नहीं, असल आंकड़े में आप चले जाइए, क्योंकि गांव का पटेल जो है वो तो गरीबी रेखा का राशन कार्ड लेके बैठा हुआ है, अच्छे व्यापारी जो है वो गरीबी रेखा का राशन कार्ड लेकर के बैठे हुए हैं और कोई उनको हटाना नहीं चाहता। लेकिन आपने बड़ी बात ये कही कि ये संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, घटने का सवाल ही पैदा नहीं और होता। दूसरी जो आप एक चीज देखिए, मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब केंद्र सरकार जो राज्य को अनुदान देता था इस गरीबी वाले मामले में, मुख्यमंत्री जी ने तो धरने में कहा था कि हमारे यहाँ गरीबों को कम माना जा रहा है, हमारे गरीब बढ़ा के बताइए। आप बताइए, कोई राज्य का मुख्यमंत्री कहेगा क्या कि हमारे गरीब को बढ़ा? इसका मतलब लेकिन मुख्यमंत्री ने सुरेश जी ये भी कहा कि ये गरीबी संख्या बढ़ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। ये उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा कि इसका मतलब कि इसमें भ्रष्टाचार है, मैनिपुलेशन तो बाद में आएगा। सुरेश जी भी मैं लौटूंगा आपके पास। उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। देखिए, राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति
वो या प्रशासन में बैठा हुआ व्यक्ति, वो मैं ये मान के चलता है कि मेरे आपसे 3 आदमी को मदद मिल जाए। अगली दौर में ये मैनिपुलेशन शब्द का थोड़ा सा खुलासा कराना चाहूंगा, क्योंकि वो मैनिपुलेशन क्या बला है, करप्शन है, वोट की राजनीति है, या चोट की राजनीति क्या है, इस पर मैं आपसे खुलासा करूं, क्योंकि बाकी कुछ बोलेंगे तो वो पार्टी के दायरे में आ जाएगा और हर एक की अपनी मर्यादाएं हैं। लेकिन सौमित्र जी, आपने बहुत ही साफ गोई से इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे यहाँ संख्या बढ़ रही है, और ये संख्या आपने पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि पार्टी हमारी जरूर है लेकिन सरकार हमारी नहीं है। नहीं, हमारी भी है, क्योंकि वो सबकी सरकार है, जनता की सरकार है, अब जनता की सरकार है देश की। लेकिन वो बारीक आप जो गली निकाल रहे हैं बच के निकलने की, मुझे आप तो ये लग रहा है कि आज आने सौमित्र जी की बात सुनने के बाद शिवराज जी मंत्रिमंडल के विस्तार में 3 कांग्रेसी विधायकों को मंत्री बनाने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन सौमित्र जी, जो चर्चा हो रही है उसमें क्या लगता है आपको कि ये जो घपला है, मैनिपुलेशन है, या कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है कोई भी हो एक जैसी होती है? जैसा सुरेश जी ने कहा कि जो कांग्रेस की सरकार दूसरे राज्यों में कर रही है वो यहाँ हो रहा है। देखिए, सरकारों में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी नीतियों का पालन क्रियान्वयन करती है, होती तो वही है। वो दिग्विजय सिंह जी के ज़माने में भी वही IAS ऑफिसर्स, वही बाबू, वही कर्मचारी होते थे। शिवराज जी के या भाजपा के शासन में वही लोग हैं। लेकिन कुल मामला ये होता है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कि सरकार ये करती है कि अपनी नीतियों को और अपनी योजनाओं को उनके द्वारा लागू करवाती है। दूसरा पक्ष ये होता है कि जो संगठन सक्रिय है तो उन योजनाओं के क्रियान्वयन में जिस पार्टी की सरकार है भाजपा की उसमें भाषा सहयोग में कहते हैं कार्य संस्कृति, जी है ना। कार्य संस्कृति हर सरकार डेवलप करती है जी। हर सरकार की संस्कृति के मुताबिक ऑफिसर काम करते हैं। जैसा कि उन्होंने शाह ने जिक्र किया था कि गौर साहब ने कहा कि घोड़े की गलती नहीं है, जी। घुड़सवार गड़बड़ है, या जैसे भी घुड़सवार है। जी जी। तो दूसरा पक्ष ये है कि देखिए, एक राजनीति में 2 चीजें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। एक तो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा में कोई उसमें गुणवत्ता की चर्चा कोई नहीं करता है। दूसरा, जो एक पॉपुलरिस्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई है, ठीक बात। उसमें लोकप्रियता के लिए कुछ भी करना, कहीं किसी हद तक जाना, तो ये परंपरा शुरू हुई। दूसरा, समाज में आप देखिए, पहले आरक्षण और ये गरीबी, कहीं भी मतलब हमारे यहाँ परंपरा ये रही कि कुछ देकर हम स्वाभिमान और ज़्यादा गौरव महसूस करते थे। लेकिन एक नई प्रवृत्ति शुरू हो गई कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना है, कैसे भी एन केन प्रकार ने हमको स्वीकार कर लेना है, ले लेना है, और उसमें छीना झपटी की हद तक, दूसरे का हक लेने की हद तक आगे बढ़ी है, प्रवृत्ति बढ़ गई। मैं आप देखिए, आरक्षण कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकारों के लिए, पार्टियों के लिए ये क्या स्थिति हो गई कि उस पर पुनर्विचार करने की बात सोचना भी एक पाप हो गया है, अपराध हो गया है। हाँ, कितनी बड़ी समस्या हो गई कि आप उस पर पुनर्विचार भी नहीं कर सकते। एक बार आपने शब्द छोड़ा या कुछ बोला तो पक्ष प्रतिपक्ष, मीडिया, तमाम सारे क्षेत्रों में हाहाकार मच जाता है। बिल्कुल। गरीबी भी एक ऐसा ही विषय है कि लोगों को आज गरीब अपने को दिखाने में, गरीब बताने में गर्व महसूस होता है, फक्र महसूस करते हैं, क्योंकि उसके कारण कई प्रकार की सुविधाएं मुफ्त में मिलती है। ये कंडीशनल होना चाहिए, ये टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने दिनों तक आपको ये व्यवस्था मिलेगी, आगे इसमें सुधार बिल्कुल, होना लेकिन चाहिए। बिल्कुल इतने दिन सौमित्र गरीब जी, रहोगे आप। आपकी बात सरकार के लोग सुन रहे हो तो आपने एक नई लाइन दी है कि ये कंडीशनल होना चाहिए, सशर्त होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि जो आपको एक लोग हल्की राजनीति, हल्की लोकप्रियता की बात जो करते हैं उसके चलते आप लोगों की आदतें बिगाड़ दें और मुफ्तखोरी की आदत डाल दें। हाँ, ये जो मुफ्तखोरी की आदत है, इसी के चलते मेरे ख्याल से ये 55 लाख से जो संख्या घटनी चाहिए थी वो हर साल 1 लाख की दर से बढ़कर 11 सालों में, 13 सालों में वो 65 लाख से ऊपर निकल गई है। शाह जी। जी, मैं अगर सुरेश जी ने जो कहा है कि अगर ये गरीबी जो बढ़ रही है, ये मैनिपुलेटिव फिगर्स हैं, अगर इसको सत्य मान भी लिया जाए, चलिए मानते हैं, करती भी है सरकार, ऐसी बात नहीं जो पूर्णतः सत्य है ऐसा नहीं मानता। उन्होंने तो मर्यादा में रहकर मैनिपुलेशन वाला शब्द किया। जी। आप विपक्ष के तौर पर कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार। नहीं, अगर उसको मैनिपुलेटिव भी अगर डाल ले, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये मान भी लिया जाए कि मैनिपुलेटिव फिगर्स हैं, तो यहां पे 13 साल के शासनकाल में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, लैंगिक असमानता के पायदान पर हम अफगानिस्तान से भी नीचे क्यों हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण जैसे सामाजिक तत्व में ये एमडीजी की रिपोर्ट है यूनिसेफ की कि हम सार्क देशों से सबसे नीचे हैं। बलात्कार, कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, ये क्या बताते हैं कि जो मामा हमको जो बता रहे हैं, जो ग्राह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इतना काम किया, ये सब के सब एक छलावा है।
ना हम तो ये मानते हैं कि मामा का भाषण बड़ा धुआंधार होता है साहब, लेकिन उसमें धुआं ही धुआं है, धार कुछ नहीं होती। बड़ी मीठी है जुबान मामा की, रहना जरा संभाल बिल्कुल, के। मैं लौटूंगा। आपने मुद्दे की बात कही कि धुआंधार है, लेकिन उसमें धुआं धुआं है, धार कुछ नहीं है। सुरेश जी, आपने सिलसिला शुरू किया देखिए, है मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं कभी राजनीतिक टिप्पणी करूं, लेकिन अब क्या करूं, ऐसे शब्दों के बीच तो जहां साहित्य आ रहा है तो वहां मैं ना बोलूं तो ये लगेगा कि मुझे साहित्य का ज्ञान बिल्कुल, नहीं आपके है। लिए सारे रास्ते खुले हैं। इसलिए जो है, यदि धुआं है और धार नहीं है, और धार नहीं है, तो फिर ये सब जगह कट क्यों रहे हैं, शहडोल में, नेपा नगर में, बाकी तो ये मैं अब ज्यादा राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एकदम से किसी भी चीज को नकारना अच्छी बात नहीं है। और ये यूनिसेफ वगैरह जो हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए चर्चा नहीं करना चाहिए कि ये करने से ये महसूस होता है कि ये व्यक्ति ज्ञानवान है और पढ़ने लिखने वाला है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इनका कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये हिंदुस्तान की गरीबी, हिंदुस्तान की नंगाई, हिंदुस्तान की मजबूरी जो है, कौन अस्वीकार करता है कि हिंदुस्तान में गरीबी नहीं है? कौन अस्वीकार करता है कि हिंदुस्तान के अंदर काम करना बाकी है? 60 बरस साल सरकार चलाने वाले लोग सुरेश जी, चिंता ये है, गरीबी से इनकार नहीं है, गरीबी बढ़ रही है, नहीं, वो अपना तथ्य है, मैं उस पे बोल चुका हूं, उस पे टिप्पणी कर चुका हूं। लेकिन जिन लोगों ने 60 साल सरकार चलाई, जिन लोगों ने 8-8 साल सरकार चलाई, या जिन लोगों ने फिर 2-3 प्रधानमंत्री बनकर के जनता दल वाले जो लोग आए थे, देवगौड़ा और ये, इन लोगों ने सरकार चलाई, क्या इन लोगों ने ये महसूस नहीं किया कि इस देश में सुधार होना चाहिए? और क्या इस देश में सुधार नहीं हुआ? पंडित नेहरू के युग को क्या मानेंगे हम? इंदिरा जी के युग को क्या मानेंगे हम? अटल जी के युग को क्या मानेंगे हम? क्या इन लोगों ने विकास नहीं किया? नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को यू टर्न दिया है। यू टर्न यहां जो देते थे ना, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि साहब मुफ्तखोरी से बाहर निकाल करके स्वाभिमान से जीने की जो हमारी हिंदुस्तान की पद्धति थी, उसको लाने का प्रयास हुआ है। अभी आप देखिए तो परिणाम क्या आते हैं। यदि ये परिणाम ठीक नहीं आए, ये हिंदुस्तान की जनता है, जब जो है राजवंशी लोकतांत्रिक राजवंश वालों को बाहर कर दिया है, तो मोदी कहां किस खेत की मूली है कि बाहर करने में देर लगी? बिल्कुल। इसलिए जो है, ये जो फिर मैं उसी बात पर आ रहा हूं जो आप चाह रहे थे कि मैनिपुलेशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि हम केंद्र सरकार से इमदाद मदद लेना चाहते हैं और उस मदद के अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं ये मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूं, पत्रकार के नाते भी मानता हूं कि कोई ऐसी आर्थिक पद्धति का विकसित की जाना चाहिए जिससे केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को, अब जैसे ये आया है जीएसटी, अब मेरा सिर्फ एक आग्रह था बीच में कि सिर्फ 3 मिनट हैं और 3 आप बोलने वाले हैं, 10-20 सेकंड मुझे भी चाहिए पड़ेगा, तो संक्षेप में अगर आप बात करेंगे नहीं, मैं तो एक राउंड और बातचीत का हो जाएगा, ये मेरा। ठीक है, आप अगला सवाल ले सकते हैं। जी, आपकी बात पूरी होगी। सौमित्र जी, मैनिपुलेशन से बात शुरू हुई थी आंकड़ों के, लेकिन अगर हम आंकड़ों पर संदेह करेंगे तो फिर तो सारे आंकड़े संदेह में आ जाएंगे। जो भी है वो सच है गलत है, हमको उसको सही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑथेंटिक आदमी बोल रहा है, विधानसभा में मंत्री बोल रहा है। यूनिसेफ की भी अगर हम माने तो बहुत सारी बातें जब सरकारों के पक्ष में जाती है तो सरकार उन आंकड़ों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है। हमारा कहना यह है कि मीठा मीठा आप खा जाइए, कड़वा थूके ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन सीधी सी बात यह कि ये जो गरीबी का मसला है, अगर ये केंद्र से मदद के लिए भी आप बढ़ा रहे हैं तो मदद पाने के और बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आपने भी कहा, सुरेश जी ने भी कहा कि मुफ्तखोरी की आदत अगर आप डालेंगे फ्री की चीज़ की, मान सम्मान को दाव पर रखकर अगर आप गरीब बनेंगे तो कैसे काम चलेगा। और बीजेपी तो ये झंडा लेकर शुरू से चल रही है, और उसी के राज में अगर 11 लाख बढ़ेंगे तो फिर ये दिक्कत वाली बात है। सवाल फिर वहीं घूम के आ रहा है जहां हमने चर्चा शुरू की थी। देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूँ। सुरेश जी भी वही बात कह रहे हैं कि भाई दिक्कत तो है, अगर गरीबी इस प्रकार से बढ़ती जाएगी तो सरकारों के लिए, सरकार के लिए तो चलो ठीक है, आज भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की होगी, परसों फिर भाजपा की होगी, उसकी उतनी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत समाज की दिक्कत होती है कि किसी समाज में कितने गरीब या कितने संपन्न या कितने स्वस्थ और कितने बीमार लोग रह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि देखिए, आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार से होता है इस पर भी बहुत सारा निर्भर करता है। गिलास के पानी को जैसा कहते हैं कि आधा खाली और आधा भरा हुआ, तो आंकड़े स्टैटिस्टिक्स की व्याख्या करेंगे तो उसमें थोड़ा लंबा समय चाहिए। लेकिन यहाँ तो गिलास से पानी गिर रहा है, बगल रहा है। अगर अजय जी बहुत सारे आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो इन आंकड़ों की बात करें कि मध्य प्रदेश सरकार को यूपीए की सरकार ने कई बार पुरस्कृत क्यों किया, कई बार सम्मानित क्यों किया, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप जीडीपी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। अब ये बात जरूर हो रही है कि आप कृषि कर्मण पुरस्कार भी दे रहे हैं और कुछ
कृषि के क्षेत्र में कहीं पर ऐसी स्थिति बन रही है जहां पैकेज मांगने की भी जरूरत पड़ रही है। तो ये दोनों विश्लेषण, और ये 2 मिनट 4 मिनट और ये स्टूडियो में बैठ के हम व्याख्या नहीं कर सकते, इसमें तो विशेषज्ञ ही बता सकते। मैं तो यहां बैठा हूं तो पार्टी का पक्ष रखूंगा और पार्टी की दलीलें प्रस्तुत करूंगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आंकड़ों की व्याख्या करते हैं, अच्छा ये बताइए, बेशक गरीबी की हम आपकी कोई मर्यादा से स्पष्ट- सहमत हैं। देखिए कि पार्टी राघवेंद्र के- जी, एक जी। बात, सिर्फ इतनी बात करके मैं अपनी बात बंद करूंगा कि गरीबी की व्याख्या आज भी परिभाषित या स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस के लोग गरीबी की व्याख्या कुछ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अलग प्रकार से गरीबी की व्याख्या की है, और जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं वो अलग अलग व्याख्या करते हैं। अब 28 रुपए और 32 रुपए जो दिन में खर्च कर सकता है वो गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के ऊपर, यह क्या परिभाषा होती है? अब 28 रुपए में किसी को भोजन मिल पाता है, मिल सकता है? बिल्कुल, लेकिन तो ये परिभाषाएं दी गई हैं। आपके पास अब चूंकि वक्त नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि जब लोगों की आमदनी बढ़ रही है तो गरीब क्यों हो रहे हैं? जी, ये एक शाश्वत प्रश्न हमारी चर्चा का जो अभी बना हुआ है। नहीं वो भी महंगाई बढ़ रही, आमदनी बढ़ रही, साथ में महंगाई बढ़ नहीं, रही। इसमें फर्जी बढ़ा जाता है जो बात। नहीं वो बात भी है जी। कि गरीब होने की ललक, क्योंकि गरीब मैं अपने को होने की नहीं, दिखाऊंगा, वो वोटों की पॉलिटिक्स है, क्योंकि वोट चाहिए उसमें। गरीब को अगर आप वो राहत लाल और देंगे, पीले रंग का कई बिल्कुल, प्रकार के राशन कार्ड बनते हैं। शाह जी, समय की बहुत तंगी, बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में खत्म करता हूं। तो सुरेश जी ने कहा था यू टर्न, आपने यू टर्न इस सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने कितने लिए कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात मैं कह सकता हूं कि 2.5 साल में कितना U turn मैं ले वही रही बोल रहा हूं बात को घुमाने का प्रयास मत करिए। मैंने ये कहा है कि ये देश जिस दिशा में जा रहा था उसने भारतीयता की ओर यू टर्न लिया है। मैंने ये बोला नहीं, है, मैं वही अब बोल रहा हूं। बाकी किसी यू टर्न से नहीं, मेरी मैं कोई वही भूमिका बोल रहा नहीं। हूं कि दूसरे यू टर्न कितने लिए हैं। सिर्फ एक खत्म करता हूं कि कुतुब मीनार से भी ऊंचे हैं दाम यहां पर दाल के, कुतुब मीनार से भी ऊंचे हैं दाम यहां पर दाल के, ये कैसे व्यवस्था की बेटे दीनदयाल के। तो महंगाई डायन खाए जात है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज 13 साल से जो सरकार में निजाम में है वो लोग हैं। बिल्कुल। ये वाला- हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि पहले तो आप तीनों को बहुत अच्छी चर्चा हुई, उसके लिए साधुवाद। और जो चीजें स्वीकार करने लायक थी वो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारी, कांग्रेस के जो लायक थी वो आपने भी बहुत साफ हुए के साथ उसको स्वीकार किया। आपका इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब उस ट्रैक पर वापस लौट रही जब कभी मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनको कहा जाता था कि वो बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और गरीबों के रहनुमा हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बहुत ही ऊर्जावान हैं, जो दौरा करना पसंद करते हैं, जो प्रचार करना पसंद करते हैं, जो सभाएं करना पसंद करते हैं। एक लाइन में कहें तो वो हमेशा इलेक्शन के मोड पर रहते हैं। सीधी सी बात यह है कि वो गरीबों के बीच में जाते हैं, इसलिए वो अर्जुन सिंह के रास्ते पर चल पड़े हैं। जिस रास्ते पर अर्जुन सिंह ने बिजली मुफ्त दी, झुग्गी दी, और जिनके पास रिक्शे थे किराए के उनको रिक्शे का मालिक बनाया, और ये सारी स्थितियों ने मध्य प्रदेश की माली हालत को लंबे समय तक खराब किया। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पर भी अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। संभवतः ये गरीबी का मामला जो बढ़ रहा है ये उसी ट्रैक पर है। उम्मीद करते हैं कि आत्म अवलोकन के बाद कहीं ना कहीं इस पर सुधार होगा। आज के आई इंडिया एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24।